आज कमलनाथ ने बताया था कि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं उद्धव ठाकरे और इस वजह से कमलनाथ नहीं मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कैबिनेट की भी बैठक की बात हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि शरद पवार वर्षा में उनसे मिलने पहुंच गए। खैर, क्या डिटेल है इसका, असल में थोड़ा सा इंतजार करते हैं, तस्वीर साफ होगी। सुभ्रष्टा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मेरा यही कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल बेस एक्सपैंड करने के लिए उसको जो तिकड़म भिड़ानी होती है वो भिड़ाती है। वो एक सफल राजनीतिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। का भी समर्थन हो रहा है, बीच में बोलत नहीं, समर्थन हो रहा है। नहीं तिवारी जी, सुब्रता ऐसी तो बात। तिवारी जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी अंजना जी, तो ये मेरा आकलन है। दूसरी चीज है कि आज जो उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से लाइव करके जो भी बात अपनी रखी, उसका भी लबोलुआब मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने में उनको कोई खास इशू नजर नहीं आ रहा। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी लाइव था उसमें कहने में उनको जनता के सामने ये जरूरत नहीं थी कि 2014 में हमने सरकार बनाई। सब जानते हैं कि रामभूमि जो आंदोलन रहा उसको लेकर के आज तक शिवसेना का की क्या वैचारिकी रही है, इससे देश का हर व्यक्ति, हर जागरूक व्यक्ति अवेयर है। लेकिन इस बात पर बार बार स्ट्रेस करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है। 2022 तिवारी जी, आप लगातार क्यों बोलते हैं बीच में? आप जब कह रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुना। तारतम्यता टूट जाती है ना थॉट की। आप कह दीजिए कि आपको मोदी जी से, आप मोदी जी के विरोधी हैं, आप कह दीजिए। आज आप नहीं कहेंगे क्योंकि शिवसेना का लगातार मैं आ रही हूं दो दिनों से डिबेट में, लगातार आप ही लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जी की लीडरशिप से कोई समस्या नहीं है, मोदी जी की लीडरशिप से कोई समस्या नहीं है। तो हो सकता है उद्धव ठाकरे खुद मन बनाकर बैठे हुए कि हम अलायंस कर लेंगे बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री है पर उनकी फौज खराब है ना। अंजना जी, इनको बोल लेने दीजिए। अरे तिवारी जी, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से झगड़ा। आपने कभी सोचा है एकनाथ नेता आपके एकजुट रहे नहीं, आपके नेताओं से ज्यादा वो सुन रहे हैं बीजेपी के नेताओं की, तो प्रॉब्लम किधर? लेकिन सुभ्रष्टा को बात पूरी कर लेने दीजिए। सुभ्रष्टा एक बार बोल लें, उसके बाद बोलिएगा ना, एक एक करके प्लीज सर, प्लीज। इसके बाद आ रही हूँ संजय जी। सुभ्रष्टा जल्दी से बात पूरी करें। मैं एक बहुत जनरल सी बात बोल रही हूँ अंजना जी कि हर बार जब ये समस्या होती है, जनरली ये कहा जाता है कि फलाना पार्टी ने हमारे विधायकों को तोड़ लिया, हमारे विधायकों को खाली दिया। लेकिन ये संयोग है क्या सुभ्रष्टा? ये संयोग है क्या कि पहले सूरत के बाद गुवाहाटी? इस बात पर भी कड़ी निंदा हो रही है कि गुवाहाटी और असम, जो कि बाढ़ में इस वक्त डूबा हुआ है, बुरे हालात है, वहां पर मुख्यमंत्री रात में सिचुएशन मैनेज कर रहे थे। कितने सारे विधायक आ रहे हैं, कैसे उनको संभालना है, ये संजय जी ने भी सवाल उठाया था। इस पर जवाब दीजिए। या इसका जवाब दो सुब्रता जी। अंजना जी, इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन इसकी वजह से राजनीतिक पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बदल देगी, मुझे नहीं लगता ऐसा भी संभव है। उसके बावजूद मैं एक चीज कहूंगी, अगर गैर संवैधानिक तरीके से सरकारें बनती या बिगड़ती हैं तो फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है। क्या तिवारी जी, आप क्यों नहीं बोलने देते? आप या तो मेरे तर्कों से घबरा रहे हैं या आपके पास जवाब नहीं है, दो ही चीज हो सकती है। शांति से सुन तो लीजिए। देखो सुब्रता, भ्रष्टा न कीजिए। मैं ये कह रही हूँ अंजना जी कि अगर मैं हटा दे रही हूँ 2 मिनट ताकि मैं अपनी बात बोल लूं। मुझे लगता है कि गैर संवैधानिक तरीके से अगर सरकार बनती है तो इसके लिए देश में और व्यवस्थाएं हैं कि उसको संवैधानिक ढांचे में ला करके चीजों को दुरुस्त किया जाए। ठीक है, जल्दी से एक बार दिखाइए। संजय जी को इसका जवाब दे रहे थे, उसके बाद मैं आपके पास नायर साहब आ रही हूँ, वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। आ रही हूँ किशोर जी, थोड़ा सा रुके। संजय जी, ब्रिजमोहन जी आपके पास भी मैं फौरन आऊंगी सर जी। अंजना जी, मैं सुभ्रष्टा जी को ये बताना चाहूंगा कि रात को सोने के वक्त यदि मैं घर का दरवाजा बंद करना भूल गया तो मेरा यदि पड़ोसी आके मेरे घर में डाका डाले तो वो सही है क्या? देखिए, हमारी जो भी कमजोरी हो उसका कोई फायदा इस तरीके से कोई उठाता है, ये भारत की भ्रष्ट और अनैतिक राजनीति का एक सबूत है। और मैं समझता हूं कि कम से कम भाजपा को अभी भी तो सोचना चाहिए। सत्ता का लोभ हर राजनीतिक दल को होता है, लेकिन भैया दुनिया में कुछ सिद्धांत भी होते हैं। अरे हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम प्रजातंत्र का एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है, और अभी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से जो लोग चुनाव जीते हुए एडल्ट लोग हैं, उनको जबरदस्ती आप प्लेन में बिठा के होटल में छुपाए हुए हैं, उनकी बीवी लोग एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। ये भारत के प्रजातंत्र का क्या संदेश भेज रहे हैं आप?
इसका जवाब कौन देगा? श्रीराज नायर जी, नायर साहब जवाब दीजिए, क्या संदेश है ये लोकतंत्र में? संजय झा जी बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं। संजय झा जी मुंबई रहते हैं, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, मैं भी मुंबई का ही वोटर हूँ, महाराष्ट्र का वोटर हूँ। महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव जब हुए तब शिवसेना बीजेपी गठबंधन में थी। संजय झा जी भूल गए लगता है। हम सबने वोट हिंदू मुद्दे पर इस गठबंधन को वोट दिया था। चुनाव के जवाब भी बाद देंगे आप। केवल सत्ता के लिए जिस प्रकार का तांडव किया गया, पूरे भारत के लोकतंत्र के चाहने वालों ने देखा था। उसके बाद केवल सत्ता में बने रहने के लिए जिस प्रकार से शिवसेना ने हिंदुत्व को कुचला, वो भी सारे हिंदुत्व के चाहने वालों ने पूरे विश्व में देखा। जिस प्रकार से संतों की हत्या, निर्मम हत्या हुई, उसके बाद जो एक्शन लेना था नहीं लिया गया। लेकिन तब किसी ने नहीं छोड़ा श्रीनाथ जी, तब नायर साहब किसी ने नहीं छोड़ा। संतों की चिंता होती तो तब छोड़ते ना, थोड़े ना इंतजार करते। तो ये जो है हिंदुत्व को छोड़, बाड़ा साहेब कितने बड़े जी, मैं पर्दाफाश करूंगा यहाँ भाजपा का। हिंदुत्व के साथ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया, आज वो भुगत रहे हैं। और महाराष्ट्र संतों की भूमि है, इसलिए महाराष्ट्र का हिंदू आहत है, चाहे वो महाराष्ट्र का निजी हिंदू हो या पूरे भारत का हिंदू। किसी की सजा आज उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार भुगत रही है। तो ये जो है ये तो होना ही था। जिन्होंने हिंदुओं का परिहास किया, मजाक उड़ाया, मॉक किया, रिडिक्यूल किया, उनका हालत कांग्रेस का जो हालत है वो देश ने देखा है। उसी की तर्ज पर शिवसेना। संजय जी छोटा सा कमेंट फिर ब्रिजमोहन जी के पास जाऊंगा। संजय नहीं, देखिए ये इस बात को भूल गए हैं। हाँ। कि यदि आपने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा तो क्यों आपका गठबंधन टूटा जानते हैं? वो आपका राजनीतिक अहंकार और घमंड था, समझ गए? और आप लोगों ने उद्धव ठाकरे जी को आश्वासन दिया था और फिर उनके साथ धोखा किया, यही सच्चाई है। और दूसरा बात सुनिए, अभी आप बीएमसी के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। अंजना जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भाजपा बीएमसी के चुनाव की तैयारी कर रही है और वो चाहते हैं कि ये सरकार गिरे ताकि इनको बीएमसी चुनाव में उसकी कोई उपलब्धियां उनको मिलेंगी। और बीएमसी का चुनाव बहुत अहम है। संजय जी, 40,000 करोड़। संजय जी, महाराष्ट्र को एटीएम बना के रखा है। संजय जी, आग घर में लगी है, कब तक पड़ोसी पर इल्जाम लगाइएगा? समझना पड़ेगा कि आग की लपटें जो घर के अंदर हैं वो क्यों है। हालांकि आपका तो क्या ही, कांग्रेस पार्टी के तो विधायक एकजुट रहे हैं, लेकिन एक नाथ एकजुट रख नहीं पा रहे तिवारी जी। और यहाँ पर गुस्सा भी दिखाते हैं, बीच बीच में हंस भी देते हैं। अभी समझ ही नहीं आ रहा इनका इमोशन क्या चल रहा है। हमारे साथ ब्रिजमोहन जी एनसीपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। ब्रिजमोहन जी, क्या यहीं पर वो फर्क साफ दिख जाता है उद्धव ठाकरे में और शरद पवार में? उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार को शपथ लेने के बावजूद मना लिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे, अब तो 2-3 दिन हो गए सर, 2 दिन हो गए, मानने को तैयार नहीं। अंजना जी, आदरणीय शरद पवार जी की किसी से तुलना करना मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं है। उनका अपना एक व्यक्तित्व है और उनका एक अपना अनुभव है, 55 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, तो उससे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को तुलना करना ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब बहुत बेहतर तरीके से अभी भी अपने सारे जो भी उनके बीच में अंतर्विरोध पैदा हुआ है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में अपनी बात, अपना संदेश दिया है शिव सैनिकों को, तो ये स्पष्ट करता है कि उनमें वो गंभीरता है जो एक शिव सैनिक के परिवार को के मुखिया में होना चाहिए। अब देखना यह कि शिव सैनिक उसको किस प्रकार से लेते हैं और क्या करते हैं। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, क्या कि यह सुचिता की राजनीति की बात इस देश में शुरू तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अभी मैं नायर साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन की बात की और उन्होंने कहा कि वो गठबंधन हुआ था लेकिन सरकार बना ली एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर। यह बात अगर कभी वो बिहार की तरफ देख लेते तो वहां पर भी यही हुआ था। वहां पे तो सरकार बनी थी आदरणीय तेजस्वी यादव और आदरणीय नीतीश कुमार जी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे उस जनमत को चुरा कर अपनी सरकार बना ली। मैं सोचता हूं नायर साहब को उसका भी विरोध करना चाहिए अगर उनमें थोड़ी सी नैतिकता है तो, क्योंकि वो तो विश्व हिंदू परिषद के नेता है। वो जो है वो राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं, वो तो विश्व हिंदू परिषद के। दूसरा बात पे कहना चाहता हूं कश्मीर का। कश्मीर में क्या जब आदरणीय महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो क्या वो अपना हिंदुत्व का मुद्दा फेंकाए थे कहीं पर? क्या वहां पर वो अपने हिंदुत्व की बात नहीं करते थे?
तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि अगर कोई गठबंधन होता है तो उसमें राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को एक तरफ रख देते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी। स्पष्ट दो सवाल करना चाहती हूँ। बीजेपी को आप लाख कटघरे में खड़ा कीजिए, अभी तो आपको एकनाथ शिंदे को मनाना है। क्या शरद पवार भी कोई पहल करेंगे? बी, उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो रही है, मामला फिसलता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप लोगों को भी एहसास हो गया होगा 35 शिवसेना के +7 निर्दलीय जो अभी तक दावा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये गंभीर स्थिति है, सरकार गिरने की नौबत है। संजय राउत ने ट्वीट कर दिया विधानसभा भंग करने की बात। अंजना जी देखिए, अंजना जी हम लोग सब इस नाव के सवार हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि आदरणीय शरद पवार साहब इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि वो देखेंगे कि अगर इसमें कोई परेशानी आ रही है और जो संभाले नहीं संभल रही तो क्या पवार साहब सामने नहीं आएंगे? पवार साहब का तो ये बेसिक कैरेक्टर है कि वो हमेशा ऐसे मौके पर जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है वो ये नहीं देखते कि व्यक्ति कौन है, वो हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचाने के लिए पवार साहब प्रयास नहीं करेंगे? मैं निश्चित रूप से, दूसरे की मदद क्या करनी है, अपने आप को बचाना है। लेकिन अभी ये परेशान मौका कहाँ आएगा? शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चलाने का महाराष्ट्र में मौका कहां से आएगा? मैं बल्कि आपसे मैं अंजना जी मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं। अभी इस सरकार को किसी भी हालत में किसी प्रकार का खतरा है ही नहीं। लेकिन ये खतरा जो लोग पैदा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये होगा कैसे, ये असंभव है। देखिए सरकारें जो बनती है अंकगणित पे बनती है, मेरे और आपके कहने पे चर्चा करने पे नहीं बनती। ये भी एक कला है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो उससे इनकार करते रहो। मतलब अब तो फेसबुक लाइव भी कर दिया उद्धव ठाकरे ने। हालांकि मुझे याद है जब अजीत पवार का क्राइसिस आया, उन्होंने खुल के बोला है, अजीत पवार का क्राइसिस आया उन्होंने ये कहा कि अगर वो लोग मेरे सामने आए मैं उनसे बात करने को तैयार हूं। शरद पवार जी उस वक्त फॉरेन मीडिया के सामने आए थे जब अजीत पवार का क्राइसिस आया था, लेकिन आज जाकर फेसबुक लाइव ये किया है। तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे हैं। तिवारी जी देखिए, अंजना जी आपको एकनाथ शिंदे को मनाना है। मैं आपकी इस तुलना से असहमत हूं। ठीक है, आदरणीय शरद पवार साहब की तुलना आप मत करिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। शरद पवार साहब एक अलग, एक उनका व्यक्तित्व अलग है और उनकी जो गंभीरता और उनका जो अनुभव है उसको अलग। नेताओं की नेतृत्व क्षमता की तुलना ही ना करें, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। ठीक है, आपका विनम्र अनुरोध मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, लेकिन नेताओं की नेतृत्व क्षमता की चर्चा होगी सर, ये चर्चा होगी। सबको अपना नेता सबसे बड़ा लगता है, लेकिन चर्चा ये होती है। और शरद पवार जी की जो ये कला है, यदि उद्धव ठाकरे साहब विजयी हो गए तो क्या होगा? तो फिर ये माना जाएगा कि वो बाजीगर निकले। फिर यहीं पर आप ऊपर में लिखा हुआ देखेंगे कि बाजीगर निकले, तब क्या होगा? अरे ब्रिजमोहन जी, फिर ऊपर में लिखा हुआ आप देखेंगे बाजीगर निकले उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे को बस मना ले और यहाँ बस मुस्कुराते रहेंगे। तिवारी जी बताइए ना, एकनाथ को एकजुट आप नहीं रखते, सारी करनी धरनी बीजेपी की। तिवारी जी मैं बात कर लूं? आपको कौन? अंजना जी बात कर लूं? बोलिए ना। हाँ, मैं ये बात करता हूँ कि अभी हमारे पास स्पीकर है। हाँ, तुम ही आंकड़े बता रहे, उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। ये लंबी लड़ाई चलने वाली है और बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। तो आप कितने भी आंकड़े बताओ, 160 वगैरह, तो हमारे 37, अरे उनके साथ जो लोग है ना अंजना जी, उसमें से 8-10 लोग हमारे संपर्क में है। हाँ, और बम्बई के 4 लोग संपर्क में ही चल रहे हैं। शिंदे ने लिस्ट में दिए। संपर्क टूटा हुआ है सर, संपर्क टूटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक लाइव में कहा कि मुझसे बात कीजिए, संकोच होता है सामने में तो फोन पे बात कीजिए। ये सब उद्धव ठाकरे साहब को बोलना पड़ रहा है सोशल मीडिया के जरिए। अरे भाई, किशोर मासूम, ठीक है, आ रही हूँ तिवारी जी से। किशोर मासूम, किशोर मत में है, इनको नैतिक जिम्मेदारी रहते हुए मुझे लगता है उद्धव जी को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अंजना जी, हाँ ब्रिजमोहन जी, मुझे तो एकनाथ शिंदे साहब का एक बयान याद आ रहा है। हाँ, सुबह एकनाथ शिंदे साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं शिव सैनिक था, हूं और रहूंगा। इनके इस स्टेटमेंट में सारी हकीकत छुपी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संदेश है कि वो शिव सैनिक को नहीं बदल पाएंगे और हो सकता है। अच्छा, तो वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों ही घूम रहे हैं? नीतिकार है, मैं ये नहीं कहता तो सूरत से असम में बाढ़ का दौरा करने गए हैं फिर, या काजीरंगा नेशनल पार्क? नहीं, काजीरंगा, और अब गोवा भी आ रहे ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं उनका जो बयान है उस बयान को भी हमको गंभीरता से लेना चाहिए। खाली हम
खाली हम विपक्ष की बात माने ये भी तो ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब ने क्या बोला, आप ही के चैनल पे मैंने सुबह सुना था, मैं शिव सैनिक हूं, था और रहूंगा, इसका क्या तात्पर्य है बताइए। यही तो कह रहे हैं कि असल हिंदुत्व वाले शिव सैनिक उनके साथ शिवसेना नहीं छोड़ रहा है। समझे नहीं आप, डिटेल नहीं समझे, फाइनल पॉइंट नहीं समझे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। किशोर मासूम जी जल्दी से, नायर साहब आ रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। एक तिवारी जी जो बोल रहे हैं, किशोर मासूम, ये मन समझाने के लिए बातें अच्छी हैं इनकी, लेकिन अभी हालात एकदम स्पष्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। सरकार अल्पमत में है, आगे का जो भी प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन ये मन समझाने के लिए जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि शिंदे साहब ने कहा है कि मैं अभी भी शिव सैनिक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिव सैनिक का उनका असली तात्पर्य आप नहीं समझ रहे हैं। वो अब शिवसेना नहीं रही है जिसके वो अपने आप को सैनिक बता रहे हैं। इस्तीफे हम लोग मांगते हैं, कौन सा मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, थोड़ा बताइए। कहाँ से ले आए तुमने, कहाँ से ले आए? अरे तुम्हारा कुछ जमने वाला नहीं है, और बीजेपी का भी कुछ जमेगा नहीं। होगा तो महाराष्ट्र में ज्यादा ज्यादा चुनाव होगा, ज्यादा से ज्यादा चुनाव होगा। मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत अच्छा है, ये भाई समझाने वाली बात है, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी। आप तसल्ली दीजिए अपने आप को। लेकिन तुम राजनीति करने वाली पार्टी कहाँ आके खड़ी हो गई है, ये तो देखिए। तुम कहाँ, यही अहंकार आपको ले डूबा है तिवारी जी, यही अहंकार। मैं इसी अहंकार की बात कर रहा हूँ।